आज जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हिंदुओं की क्या चिंताएं हैं और उन पर क्या असर पड़ सकता है। इसे जानने से पहले आप समझते चलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानून को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। विरोधाभास है ना। ऐसे में इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। हिंदूवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिमों को उकसाने वाला मुद्दा बताया है। हालांकि हिंदूवादी समूहों और कुछ अन्य धर्मों के लोगों ने यूसीसी पर चिंता जाहिर की है। उन्हें डर है कि यूसीसी के आने से उनके अधिकार भी कम हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। बिना देरी किए बिंदुवार समझते चलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस किस को कैसी कैसी परेशानी है। पहला सवाल उठता है, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत, खाना और पूजा स्थल को साझा करती थी। यह संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ रह रहे संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवारों के पास कोई न कोई बिजनेस होता है जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में चलाते हैं। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर 2 पहलू हैं। पहला परिवार से जुड़ा है और दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े हुए कानूनों में मुख्य रूप से HUF से जुड़ा कानून है। इसे एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मानते हुए इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है। 2005 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकारों की बात कही गई है। उसके अनुसार ही अभी DMK सांसद विल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की है। लेकिन HUF का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार है यानी कर्ता का सिस्टम है, वो हिंदुओं का ही विशिष्ट सिस्टम है। दूसरा सवाल उठता है कि दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में
सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है। ये एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति या व्यक्ति से शादी की इजाज़त है। ये एक्ट दो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता की जरूरत कोई नहीं होती है। कई संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। कन्फ्यूजन दूर करते हुए जान लीजिए कि लाखों सुझावों के अध्ययन के बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद संसद से कानून बनने पर ही इन सभी सूक्ष्म बातों पर तस्वीर साफ हो सकेगी। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही शादियों की कानूनी स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी शादियों में न्यूनतम आयु और शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। समान नागरिक संहिता का विरोध उन वर्गों में ज़्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया के बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी इत्यादि के मामले निर्धारित हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संविधान के समानता के अधिकार के तहत पुष्ट करना। तीसरा सवाल है कि क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज़्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म हो पाएगी। अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट जो आमतौर पर मुख्यधारा से समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों को अपना एक अलग समाज होता है और उनके रीति रिवाज पूरी तरह से अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश की कुल आबादी का 8% से ज़्यादा है। दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी या फिर एक महिला एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी हो सकती है, ऐसा उनका संविधान बताता है उन्हें। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से यह प्रथा पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों में यूसीसी का बड़े स्तर पर विरोध हो सकता है। सभी आदिवासी समुदायों में एक से ज़्यादा पत्नी रखने का रिवाज नहीं है। वहाँ पर शादियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ शादियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। एक से ज़्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में सामान्यतः प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि लिव इन शादियों के दौर में शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहाँ पर एक से ज़्यादा पत्नी रखने पर कानून बनने के बावजूद व्यावहारिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची में 6 आदिवासियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान खत्म नहीं होंगे। आखिरी सवाल है कि क्या दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी। इसे भी समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015-16 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपनी पिता की साइड के फर्स्ट कजिन्स से, 13.2% अपनी मां की साइड के फर्स्ट कजिन्स से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। यहाँ उदाहरण तो हमने तमिलनाडु का दे दिया है, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी शादी नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर कानून बन सकता है। शादी की न्यूनतम उम्र, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार,
तलाक की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार, बच्चों के गोद लेने का अधिकार इत्यादि। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के लिए संसद में 1956 में कानून बन चुका है। कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसलिए दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने की उम्मीद है। समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता बरकरार रखने का संतुलन यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में रखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे भी उम्मीद है कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार।